अध्याय 14। नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन नॉरबर्ट। जितना उन्होंने सोचा था, क्विरिल उससे ज़्यादा बहादुर निकला। आने वाले सप्ताहों में वह पीला और दुबला ज़रूर होता जा रहा था, परंतु ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। हर बार तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजरते समय हैरी, रॉन और हरमाइनी दरवाजे पर कान लगाकर यह जांच करते थे कि फ्लफी अब भी अंदर घुर्रा रहा है या नहीं। स्नेप अपने बुरे मूड में भन्नाता घूम रहा था, जिसका निश्चित रूप से यह मतलब था कि पत्थर अब भी सुरक्षित था। इन दिनों हैरी जब भी क्विरिल के पास से गुजरता था तो वह उत्साह बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा देता था, और रॉन ने सबसे यह कहना शुरू कर दिया था कि वे क्विरिल के हकलाने की हंसी ना उड़ाएं। बहरहाल, हरमाइनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा और भी बहुत सारी चिंताएं थीं। उसने अपने रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया और वह अपने नोट्स की कलर कोडिंग करने लगी। हैरी और रॉन को इस बात का बुरा नहीं लगता था। उन्हें परेशानी इस बात से थी कि हरमाइनी ऐसा करने के लिए उनसे भी बार बार कहती थी। हरमाइनी, परीक्षाएं बरसों दूर है। 10 सप्ताह, हरमाइनी ने पलटकर जवाब दिया। यह बरसों दूर नहीं है। निकोलस फ्लमेल के लिए तो यह 1 सेकंड की तरह है। परंतु हम लोग 600 साल के नहीं हैं, रॉन ने उसे याद दिलाया। वैसे भी तुम रिवीजन क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पहले से ही सब आता है। रिवीजन क्यों कर रही हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें एहसास है कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए इस परीक्षा में पास होना ज़रूरी है? परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे 1 महीना पहले ही पढ़ना शुरू कर देना था। न जाने मुझे क्या हो गया था। दुर्भाग्य से टीचर भी हरमाइनी की तरह ही सोच रहे थे। उन्होंने उन पर इतना सारा होमवर्क लाद दिया कि ईस्टर की छुट्टियां उतनी मज़ेदार नहीं रही जितनी क्रिसमस की थी। आराम से बैठना मुश्किल था जब हरमाइनी आपके बगल में बैठकर ड्रैगन के खून के 12 प्रयोग याद कर रही हो या छड़ी घुमाने की प्रैक्टिस कर रही हो। गहरी सांस छोड़ते हुए तथा उबासी लेते हुए हैरी और रॉन ने अपना ज़्यादातर खाली समय उसके साथ लाइब्रेरी में बिताया और ढेर सारा होमवर्क करने की कोशिश की। मुझसे यह कभी याद नहीं होगा। एक दोपहर रॉन अचानक अपनी कलम फेंकते हुए बोला और हसरत भरी निगाह से लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देखने लगा। महीनों बाद मौसम इतना सुहाना था, आसमान साफ और मुझे मत भूलना जैसा नीला था तथा हवा गर्मी के आने का संकेत दे रही थी। हैरी 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदियों में डिट्टैनी ढूंढ रहा था और उसने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक रॉन ने यह नहीं बोला, हैग्रिड, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड सामने आया। उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रखा था। वह छछूंदर की खाल के ओवरकोट में गलत जगह पर दिख रहा था। बस यूं ही देख रहे थे, उसने खिसियानी आवाज में कहा, जिस वजह से उनकी रुचि तत्काल जाग गई। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक वह उन्हें शक भरी निगाहों से देखने लगा। कहीं अब भी निकोलस फ्लमेल के बारे में तो नहीं खोज रहे हो? क्यों? अरे, हमने सदियों पहले पता लगा लिया है कि वह कौन है, रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा। और हम यह भी जानते हैं कि वह कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। वह पारस पत्थर है। श्श्श! हैग्रिड ने तत्काल चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। उसके बारे में चिल्लाते मत फिरो, तुम्हें क्या हो गया है? हैरी बोला, दरअसल हम तुमसे यह पूछना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और कौन सी चीजें पत्थर की रखवाली कर रही हैं। श्श्श! हैग्रिड ने दोबारा कहा, सुनो, हमसे बाद में मिलो। हम यह वादा तो नहीं करते कि हम तुम्हें कुछ बताएंगे, परंतु तुम लोग यहाँ पर हल्ला मत मचाओ। विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं होना चाहिए। लोग सोचेंगे कि हमने तुम्हें बताया है। बाद में मिलते हैं, हैरी ने कहा। हैग्रिड वहां से पैर पटकते हुए चला गया। उसने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा था? हरमाइनी ने सोचते हुए बोला।
क्या तुम्हें लगता है इसका उस पत्थर से कोई संबंध है? मैं देख कर आता हूँ कि वह लाइब्रेरी के किस कोने में गया था, रॉन ने कहा, जिसका मन अब पढ़ाई से ऊब चुका था। 1 मिनट बाद वह अपने हाथ में किताबों का गट्ठर लेकर लौटा और उसे टेबल पर पटक दिया। ड्रैगन, वह बुदबुदाया। हैग्रिड ड्रैगन पर लिखी किताबें देख रहा था। जरा इन पर नजर डालो। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ड्रैगन प्रजातियां, अंडे से शैतान तक, ड्रैगन मालिक की मार्गदर्शिका। हैग्रिड हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था। उसने मुझे यह तभी बता दिया था जब मैं उससे पहली बार मिला था, हैरी ने कहा। परंतु यह गैर कानूनी है, रॉन ने कहा। सब जानते हैं कि 1709 के वॉलॉक सम्मेलन में ड्रैगन पालना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगर हम अपने घर के पीछे बगीचे में ड्रैगन रखेंगे तो मगलुओं से खुद को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आप ड्रैगनों को कभी पालतू नहीं बना सकते, यह खतरनाक है। तुम्हें देखना चाहिए कि चार्ली रोमानिया में जंगली ड्रैगनों के कारण कितनी जगह जला है। परंतु ब्रिटेन में तो जंगली ड्रैगन है ही नहीं, हैरी ने पूछा। बिल्कुल है, रॉन ने कहा। सामान्य वेल्श ग्रीन और हेब्रिडियन ब्लैक। और मैं तुम्हें बता दूं, जादू के मंत्रालय को उन्हें छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। हमें उन मगलुओं पर जादू करना पड़ता है जिन्होंने ड्रैगन देखा है, ताकि वे उसे भूल जाएं। तो फिर हैग्रिड क्या करना चाहता है? हरमाइनी ने पूछा। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद रखवाले की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी पर्दे बंद थे। हैग्रिड ने पूछा, कौन है? इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर आने दिया और उनके अंदर घुसते ही दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया। अंदर बहुत गर्मी थी, हालांकि आज काफ़ी गर्मी थी। इसके बावजूद अंगीठी में आग धधक रही थी। हैग्रिड ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें सैंडविच दिए, जिन्हें लेने से उन्होंने मना कर दिया। तो तुम हमसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, हैरी ने कहा। घुमा फिरा कर पूछने से कोई फायदा नहीं था। हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस पत्थर की रक्षा और कौन कर रहा है? हैग्रिड ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बता सकते, उन्होंने कहा। पहली बात तो यह है कि हम खुद ही नहीं जानते। दूसरी बात, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो, इसलिए अगर हम बता भी सकते तो भी कुछ नहीं बताते। वह पत्थर यहाँ पर एक बहुत अच्छे कारण से है। उसे ग्रिंगॉट से लगभग चुरा लिया गया था। हमें लगता है कि तुमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। वैसे हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हें फ्लफी के बारे में कैसे पता चला। हैग्रिड, रहने भी दो। तुम हमें बताना ही नहीं चाहते, वरना तुम तो हर बात जानते हो। यहाँ जो भी होता है उसके बारे में तुम्हें सब पता रहता है, हरमाइनी ने चापलूसी भरी भावुक आवाज में कहा। हैग्रिड की दाढ़ी हिली और वे समझ गए कि वह मुस्कुरा रहा था। हम तो सिर्फ यह सोच रहे थे कि रखवाली का इंतजाम किस किस ने किया है, हरमाइनी ने कहा। हम सोच रहे थे कि डंबलडोर ने मदद लेने के लिए तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा किया होगा। इन शब्दों को सुनकर हैग्रिड का सीना गर्व से फूल गया। हैरी और रॉन हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें यह बताने में कोई नुकसान हो सकता है। देखो, उन्होंने फ्लफी को हमसे उधार लिया, फिर कुछ टीचर्स ने जादू किया, जैसे प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फ्लिटविक, प्रोफेसर मैगोनिगल। उसने अपने उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा। प्रोफेसर क्विरिल, और जाहिर है डंबलडोर ने खुद भी कुछ काम किया है। परंतु यह क्या, हम किसी का नाम भूल गए। हाँ, प्रोफेसर स्नेप। स्नेप? हाँ, तुम कहीं अब भी उसी गलत फहमी में तो नहीं हो? देखो, स्नेप पत्थर चुराने की फिराक में नहीं है, उन्होंने तो इसकी रक्षा करने में मदद की है। हैरी जानता था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे होंगे जो वह सोच रहा था। अगर पत्थर की रक्षा के इंतजाम करते समय स्नेप मौजूद था
तो उसे यह आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने इसकी सुरक्षा के कौन से इंतज़ाम किए थे। शायद वह हर चीज़ जानता था, सिवाय क्विरिल के मंत्र और फ्लफी को पार करने के तरीके को छोड़कर। तुम इकलौते इंसान हो जिसे यह पता है कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए, क्यों हैग्रिड? हैरी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। और तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी टीचर को भी नहीं? हमारे और डंबलडोर के अलावा यह बात किसी को भी नहीं मालूम, हैग्रिड ने गर्व से कहा। तब तो बहुत अच्छा है, हैरी दूसरों के सामने बुदबुदाया। हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? मैं उबल रहा हूँ। नहीं खोल सकते हैरी, सॉरी, हैग्रिड ने कहा। हैरी ने देखा हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था। हैरी ने भी उसमें देखा। हैग्रिड, वो क्या है? परंतु वह पहले से ही जानता था कि वो क्या था। आग के बीचों बीच केतली के नीचे एक बड़ा काला अंडा था। आह! हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा। वह तो अरे वो तुम्हें यह कहाँ मिल गया हैग्रिड? रॉन ने कहा और आग के पास जाते हुए अंडे को गौर से देखा। यह तो बहुत महंगा होगा। हमने इसे शर्त में जीता है, हैग्रिड बोला। कल रात हम गांव में कुछ पैग पीने गए थे। वहां एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगे। हमें लगता है वह इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश था, कसम से। परंतु जब अंडा फूटेगा तब तुम क्या करोगे? हरमाइनी ने कहा। हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, हैग्रिड ने कहा और अपने तकिए के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली। इसे हम लाइब्रेरी से लाए थे, आनंद और लाभ के लिए ड्रैगन पालना। यह थोड़ी पुरानी है, परंतु इसमें सब कुछ दिया है। अंडे को आग में रखो क्योंकि उसकी माँ उस पर फूंक मारती है, और जब यह अंडा फोड़कर बाहर निकल आए तो हर आधे घंटे बाद एक बाल्टी ब्रांडी में चिकन का खून मिलाकर दो, और यह देखो अलग अलग अंडों को कैसे पहचाना जाए। हमारे पास जो है वह नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन है। यह दुर्लभ है। वह अपने आप से बहुत खुश लग रहा था, लेकिन हरमाइनी उतनी खुश नहीं थी। हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो, उसने कहा। लेकिन हैग्रिड उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह तो आग को हिलाते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। तो अब उनके पास चिंता करने के लिए एक और चीज थी। अगर किसी को यह पता चल गया कि हैग्रिड ने अपनी झोपड़ी में एक गैरकानूनी ड्रैगन छुपा रखा है, तो उसका क्या होगा? मैं कभी सोचता हूँ कि शांत जिंदगी कैसी होती होगी, रॉन ने आह भरते हुए कहा। हर शाम को वे अपने होमवर्क से माथापच्ची करते थे, जो उन्हें लगातार दिया जा रहा था। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन के लिए भी रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था। इससे वे पगला रहे थे। फिर एक दिन नाश्ते के समय हैडविग हैरी के लिए हैग्रिड की एक चिट्ठी लाई। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह बाहर निकल रहा है। रॉन जड़ी बूटियों का ज्ञान के पीरियड में गोता मारना चाहता था और सीधे झोपड़ी की तरफ जाना चाहता था, परंतु हरमाइनी इसके लिए तैयार नहीं थी। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार ड्रैगन को पैदा होते देखने का मौका मिलता है? हमारी क्लासें हैं, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और जरा सोचो, अगर किसी को यह पता चल गया कि हैग्रिड क्या कर रहा है, तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। चुप हो जाओ, हैरी फुसफुसाया। मेलफॉय कुछ फुट दूर खड़ा था और एकदम चुपचाप था, ताकि उनकी बातें सुन सके। उसने कितनी बातें सुनी थी। हैरी को मेलफॉय के चेहरे के भाव बिल्कुल पसंद नहीं आए। रॉन और हरमाइनी जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास तक जाते समय बहस करते रहे, और अंत में हरमाइनी इस बात के लिए तैयार हो गई कि वह उनके साथ सुबह की छुट्टी में हैग्रिड की झोपड़ी तक भागकर चलेगी। जब उनकी क्लास के अंत में महल की घंटी बजी, तो तीनों ने तत्काल अपनी खुरपियां पटकी और जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे तक आ गए। हैग्रिड ने लाल चेहरे और रोमांचित भाव से उनका स्वागत किया।
वह लगभग बाहर निकल चुका है। उसने उन्हें भीतर बुलाया। अंडा टेबल पर रखा था। उसमें गहरी दरारें थी। अंदर कुछ हिल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी खटखट की आवाज आ रही थी। उन सभी ने अपनी कुर्सियां टेबल के पास खींच ली और सांस रोककर देखते रहे। तभी अचानक एक धमाका हुआ और अंडा फूट गया। ड्रैगन का बच्चा टेबल पर पसरा हुआ था। उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने सोचा कि वह गुड़ी मुड़ी काली छतरी की तरह दिख रहा था। उसके घुमावदार पंख उसके दुबले काले शरीर की तुलना में बहुत बड़े थे और उसकी चौड़े नथुने वाली लंबी नाक थी, सींग के ठूंठ थे और बाहर निकली नारंगी आंखें थी। वह छींका। उसकी नाक से इक्का दुक्का चिंगारियां निकली। कितना सुंदर है, हैग्रिड बुदबुदाया। उसने ड्रैगन का सिर सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ड्रैगन ने उसकी उंगलियों पर वार किया और अपने नुकीले दांत दिखाए। देखो तो सही, यह अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड, हरमाइनी बोली, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन कितनी तेजी से बढ़ता है। हैग्रिड जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उछलकर खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ लपका। क्या बात है? पर्दों की दरार में से कोई देख रहा था। एक बच्चा था। वह स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है। हैरी ने लपक कर दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। इतनी दूर होने पर भी पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। मेलफॉय ने ड्रैगन को देख लिया था। अगले सप्ताह के दौरान मेलफॉय के चेहरे पर थिरकती मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हैरी, रॉन और हरमाइनी बहुत परेशान हो जाते थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर खाली समय हैग्रिड की अंधेरी झोपड़ी में बिताया ताकि वे उसे समझा सकें। इसे जाने दो, हैरी ने आग्रह किया। इसे आज़ाद कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, हैग्रिड ने कहा। यह अभी बहुत छोटा है, यह मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा। वह एक सप्ताह में ही 3 गुना लंबा हो गया था। उसके नथुनों में धुआं निकलता था। हैग्रिड रखवाली के काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह तो ड्रैगन को संभालने में ही पूरी तरह व्यस्त रहता था। पूरे फर्श पर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गे के पंख फैले पड़े थे। हमने इसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है, हैग्रिड ने ड्रैगन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। यह अब हमें सचमुच पहचानने लगा है। देखो, नॉर्बर्ट, नॉर्बर्ट, मम्मी कहाँ है? इसका दिमाग चल गया है, रॉन ने हैरी के कान में बुदबुदाया। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, नॉर्बर्ट को 15 दिन और रखोगे तो यह तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मेलफॉय किसी भी समय डंबलडोर के पास जा सकता है। हैग्रिड ने अपने होंठ काटे। हम जानते हैं कि हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते, परंतु हम इसे किसी कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंक सकते। हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा। चार्ली, उसने कहा। तुम्हारा दिमाग भी चल गया है, रॉन ने कहा। मैं रॉन हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं, चार्ली तुम्हारा भाई चार्ली, रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली इसकी देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज भी सकता है। बहुत बढ़िया, रॉन ने कहा। इस बारे में क्या ख्याल है, हैग्रिड? और अंत में हैग्रिड तैयार हो गया कि वे चार्ली के पास उल्लू भेजकर उससे पूछ सकते हैं। अगला सप्ताह गुजर गया। बुधवार की रात को हरमाइनी और हैरी हॉल में अकेले बैठे थे। बाकी सभी काफ़ी पहले बिस्तर पर जा चुके थे। दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि तभी तस्वीर का छेद खुला और अचानक हवा में से रॉन प्रकट हुआ। जब उसने हैरी का दृश्य चौका उतारा, वह हैग्रिड की झोपड़ी तक गया था ताकि नॉर्बर्ट को भोजन देने में उसकी मदद कर सके, जो अब बक्से भर भर कर मरे हुए चूहे खा रहा था। उसने मुझे काट लिया,
रॉन ने कहा और उन्हें अपना हाथ दिखाया जो खून से सने रुमाल में लिपटा हुआ था। अब मैं 1 सप्ताह तक कलम नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैगन वह सबसे भयानक जानवर है जो मैंने आज तक देखा है। परंतु जिस तरह से हैग्रिड उसकी बात करता है, उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वह खरगोश का नन्हा मुन्ना नाजुक बच्चा हो। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड ने मुझे डांटा कि मैंने उसे डरा दिया था, और जब मैं वहां से आया तो हैग्रिड उसे लोरी सुना रहा था। अंधेरी खिड़की पर एक दस्तक हुई। हैडविग, हैरी ने कहा और उसे जल्दी से अंदर घुसा दिया। चार्ली का जवाब लेकर आई होगी। इकट्ठे चिट्ठी पढ़ने के लिए उन तीनों ने अपने अपने सिर पास किए। प्रिय रॉन, तुम कैसे हो? पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन रखने में खुशी होगी, परंतु उसे यहाँ तक लाना आसान नहीं है। मुझे लगता है सबसे अच्छा यह रहेगा कि तुम उसे मेरे दोस्तों के साथ भिजवा दो, जो मुझसे मिलने के लिए अगले सप्ताह आ रहे हैं। समस्या यह है कि उन्हें गैर कानूनी ड्रैगन ले जाते हुए कोई देख ना ले। क्या तुम शनिवार को आधी रात के समय ड्रैगन को सबसे ऊंचे टावर पर ले जा सकते हो? वे लोग तुमसे वहां मिल सकते हैं और अंधेरे में ही उसे ले जा सकते हैं। मुझे इस पत्र का जवाब जल्दी से जल्दी भेजो। प्यार सहित, चार्ली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास अदृश्य चोगा है, हैरी ने कहा। यह काम खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है चोगा इतना बड़ा है कि हम दोनों और नॉर्बर्ट को ढक लेगा। वे दोनों उसकी बात से सहमत हो गए। इसी से आप समझ सकते थे कि उनका पिछला सप्ताह कितना बुरा गुजरा था। नॉर्बर्ट से और मेलफॉय से छुटकारा पाने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक समस्या थी, रॉन के जिस हाथ में ड्रैगन ने काटा था वह अगली सुबह तक सूजकर दुगना मोटा हो गया। रॉन नहीं जानता था कि क्या मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक रहेगा। क्या वे ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान जाएंगी? बहरहाल दोपहर तक उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। घाव का रंग गहरा हरा हो चुका था। यह साफ दिख रहा था कि नॉर्बर्ट के दांत जहरीले थे। हैरी और हरमाइनी दिन के अंत में भागते हुए हॉस्पिटल गए, जहां उन्हें रॉन बिस्तर में बुरी हालत में मिला। सिर्फ मेरे हाथ की ही बात नहीं है, वह फुसफुसाया। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे ये टूटकर गिरने ही वाला है। मेलफॉय ने मैडम पॉम्फ्री से यह कहा कि वह मुझसे एक किताब लेना चाहता है ताकि वह अंदर आ सके और मुझ पर अच्छी तरीके से हंस सके। वह उन्हें यह बताने की धमकी दे रहा था कि मुझे सचमुच किसने काटा था। मैंने मैडम पॉम्फ्री से कहा था कि मुझे कुत्ते ने काटा है, परंतु मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ होगा। मुझे उसे क्विडिच मैच में नहीं मारना चाहिए था, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की। शनिवार को आधी रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरमाइनी ने कहा, परंतु इससे रॉन को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। इसके बजाय वह सीधे होकर बैठ गया और पसीना पसीना हो गया। शनिवार को आधी रात को? उसने फटी हुई आवाज में कहा। अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, चार्ली की चिट्ठी उसी किताब में थी जो मेलफॉय ले गया है। उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं। हैरी और हरमाइनी को जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैडम पॉम्फ्री उसी पल वहां आ गई और उन्होंने उन लोगों को यह कहकर वहां से भगा दिया कि रॉन को नींद की ज़रूरत थी। योजना बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, हैरी ने हरमाइनी को बताया। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चार्ली के पास एक और उल्लू भेज सकें, और शायद यह नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने का इकलौता मौका होगा। हमें यह जोखिम लेना होगा, और हमारे पास अदृश्य चोगा भी तो है। मेलफॉय को उसके बारे में नहीं पता है। जब वे हैग्रिड को यह बताने गए तो उन्हें उसका कुत्ता फैंग बाहर बैठा मिला, जिसकी पूंछ में पट्टी बंधी थी। हैग्रिड ने उनसे बात करने के लिए खिड़की खोली। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, वह हाफते हुए बोला। नॉर्बर्ट अभी गुस्से में है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो हम संभाल ना सकें। जब उन्होंने उसे चार्ली की चिट्ठी के बारे में बताया
तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए। हालांकि इसकी यह वजह भी हो सकती थी कि नॉर्बर्ट ने उसी समय उसके पैर में काटा था। आह, ठीक है, सिर्फ उसने हमारा जूता ही काटा है, यूं ही खेल रहा है, आखिर वह बच्चा ही तो है। बच्चे ने अपनी पूंछ दीवार पर मारी, जिससे खिड़कियां हिल गई। हैरी और हरमाइनी वापस महल लौट आए और यह सोचने लगे कि शनिवार जल्दी से क्यों नहीं आ जाता है। जब नॉर्बर्ट को अलविदा कहने का समय आया तो उन्हें हैग्रिड की हालत पर अफसोस हुआ होता, अगर वे इस बात को लेकर चिंतित नहीं होते कि उन्हें कितना कुछ करना था। रात बहुत अंधेरी और बादलों से भरी थी और उन्हें हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वे पीव्स के रास्ते से हटने का इंतज़ार कर रहे थे, जो प्रवेश हॉल में दीवार के साथ टेनिस खेल रहा था। हैग्रिड ने नॉर्बर्ट को एक बड़े बक्से में पैक करके तैयार रखा था। उसके सफ़र के लिए हमने बहुत सारे चूहे और ब्रांडी रख दी है, हैग्रिड ने रूंधे गले से कहा, और हमने उसका टेडी बियर भी रख दिया है ताकि वह अकेलापन महसूस ना कर सके। बक्से के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें सुनकर लगा जैसे टेडी बियर का सिर फाड़ दिया गया हो। बाय बाय नॉर्बर्ट, हैग्रिड सुबका। जब हैरी और हरमाइनी ने बक्से को अदृश्य चोगे से ढक लिया और खुद भी उसके नीचे आ गए। मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगी। वे नहीं जानते थे कि वे बक्से को महल के ऊपर तक किस तरह लेकर गए। जब वे प्रवेश हॉल में संगमरमर की सीढ़ियों पर नॉर्बर्ट को उठाकर अंधेरी गलियारे में ले गए तो आधी रात होने वाली थी। एक और सीढ़ी, फिर एक और। हैरी के शॉर्टकट से भी काम आसान नहीं हुआ। बस पहुंच गए, हैरी ने हांफते हुए कहा जब वे सबसे ऊंचे टावर के नीचे वाले गलियारे में पहुंचे। तभी उनके सामने अचानक हुई हलचल की वजह से उनके हाथ में से बक्सा लगभग छूट गया। वे यह भूल गए थे कि वे पहले से ही अदृश्य थे, इसलिए वे छाया में दुबक गए और दो लोगों की परछाइयों को घूरते रहे जो उनसे 10 फुट दूरी पर गुत्थम गुत्था थे। एक लैंप जल रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चौकड़ी वाला ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने था। उनके बाल जूड़े में जाली से बंधे थे और उन्होंने मेलफॉय का कान पकड़ रखा था। डिटेंशन, वे चिल्लाईं, और नाक शक्ति के 20 पॉइंट कम हो गए। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रही हैं प्रोफेसर, हैरी पॉटर आने वाला है, उसके पास ड्रैगन है। क्या बकवास है, तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो? चलो मैलफॉय, मैं तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेप से बात करूंगी। इसके बाद टावर तक जाने वाली ऊंची घुमावदार सीढ़ियां पार करना दुनिया का सबसे आसान काम था। जब वे रात की ठंडी हवा में बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया और खुश हुए कि वे एक बार फिर से खुली हवा में ठीक से सांस ले सकते थे। हरमाइनी तो जैसे नाचने लगी। मेलफॉय को सजा मिल गई, मैं गा सकती हूँ। गाना मत, हैरी ने उसे सलाह दी। मेलफॉय पर हंसते हुए उन्होंने इंतजार किया। नॉर्बर्ट अपने बक्से में धमाचौकड़ी कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद 4 जादुई झाड़ुएं अंधेरे में फिसलती हुई नीचे आईं। चार्ली के दोस्त खुश मिजाज थे। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को रस्सियों का वह झूला बताया जो वे साथ लेकर आए थे, जिससे वे नॉर्बर्ट को झुलाते हुए ले जाने वाले थे। उन लोगों ने नॉर्बर्ट को रस्सियों से ठीक तरह से बांधने में मदद की और फिर हैरी व हरमाइनी ने सबसे हाथ मिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। आखिरकार नॉर्बर्ट जा रहा था, चला गया था। वे एक बार फिर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब जब नॉर्बर्ट की चिंता उनके दिमाग से निकल गई थी तो उनके दिल उतने ही हल्के थे कि जितने उनके हाथ। अब कोई ड्रैगन नहीं था। मेलफॉय को डिटेंशन मिल गया था। उनके सुख को कौन सी चीज कम कर सकती थी? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही
उन्होंने गलियारे में कदम रखा। फ्लिच का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ गया। ओह ओह ओह, फ्लिच फुसफुसाया, हम मुसीबत में फंस गए हैं। वे अपना अदृश्य चोगा टावर की छत पर छोड़ आए थे।